हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूथ कंपटीशन बुक के वीडियो री एग्ज़ाम्स के प्रैक्टिस सेट का, और इसमें हम जीके के पोर्शन को कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए इसी के आगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें कुछ 7 सॉल्व पेपर हैं और 8 जो है इसमें प्रैक्टिस सेट है। तो सॉल्व पेपर के जीके के पोर्शन हो चुका है और सॉल्व पेपर जो है हो चुका है, प्रैक्टिस सेट जो है चल रहा था। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट में भी 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। इसमें आज हम देखेंगे इस वीडियो में 7वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट प्रैक्टिस सेट जीके का बचेगा, जिसको हम करने वाले हैं। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। आज के इस वीडियो में देखेंगे 7वां प्रैक्टिस सेट, और इसका जो है प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, तो आप लोग वहाँ से जाकर इसको चैनल पेज से सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। पहला क्वेश्चन जीके का अगर हम देखें, देखिए अब ये जीके का कंप्लीट हो रहा है। जीके के कंप्लीट होने के बाद हिंदी का आज पहला चैप्टर पढ़ चुका है, तो उसको भी आप लोग देखिएगा, और इसके बाद हम इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूरा कराएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से आपका पूरा प्रैक्टिस सेट जो है पूरा ओवरऑल हो जाएगा सब्जेक्ट का, जिसमें रीजनिंग, जीके और हिंदी तीनों आएंगे। 150 क्वेश्चन के रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जीके का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट करता है, ये बताना। ठीक है, यानी कि पंचायतन जो शब्द है, यह जो है भारत के सांस्कृतिक इतिहास में अगर देखा जाएगा तो ये किससे संबंधित था। तो पंचायतन शब्द जो था ये कि एक प्रकार का जो है मंदिर रचना शैली था, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। एक प्रकार की मंदिर की रचना शैली होती है, और इस प्रकार की जो शैली में महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में एक श्री व्याडेश्वर मंदिर है, वो इस शैली में बना हुआ है। ठीक है, व्याडेश्वर मंदिर जो है वो पंचायतन शैली में बना हुआ है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको जाता है। तो अंतरिक्ष विज्ञान, अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है विक्रम साराभाई को। राइट आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी चेक करते रहिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके 50 टोटल 50 जीके क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में जो है खालसा भूम अधिक पैमाने पर विकसित हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, खालसा भूम अधिक पैमाने पर विकसित हुआ, तो ये बताना है कि किस सुल्तान के कार्यकाल में हुआ था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में हुआ था। आंसर इसका राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसने जो है मिल्क इनाम व वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को जो है वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। साथ ही जो है मुकद्दम, खुत और चौधरी के विशेषाधिकार को वापस ले लिया। इन्होंने जो है समस्त पैदावार का 50% जो है भू राजस्व यानी कि उस समय एक खराज के नाम से जानते थे, तो खराज के रूप में जो है लेना निश्चित किया। ठीक है, अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर, ठीक है, भूमि की पैमाइश कराई थी और भूमि का वास्तविक आय पर लगान लेना निश्चित किया था। अलाउद्दीन ने भूमि के एक बिस्वा को एक इकाई माना था। सुल्तान जो है लगान को अन्न में वसूलने को महत्व देता था। अलाउद्दीन द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे जो इम्पोर्टेंट है और जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो है, एक है चराई कर। ठीक है, चराई पर भी कर लगा दिया था अलाउद्दीन ने, और दूसरा कर जो नवीन था वो था दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और ये मतलब ये पहला था, और दूसरा जो था वो था घरी कर। ठीक है, घरी कर जो था वो घरों पर लगाया जाता था। तो घरी कर और चराई कर, ये 2 नवीन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, उस नदी का नाम क्या है जिसके तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर जो है बसा हुआ है। कौन सी नदी के तट पर पेरिस नगर जो है बसा हुआ है, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा। सीन नदी के किनारे जो है पेरिस नगर बसा हुआ है, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या द्वारा बोला जाता है, वो कौन सी भाषा है। यानी कि पहला तो हिंदी होगा, दूसरी कौन सी भाषा है। तो दूसरी भाषा का नाम है तमिल। ठीक है, पहली भाषा हिंदी जो सर्वाधिक बोली जाती है, इसके बाद तमिल का नंबर आता है, और उसके बाद बंगाली तथा इसके बाद मराठी का प्रयोग नंबर आता है। ठीक है, तो आंसर आपका बी पार्ट हो जाएगा। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसको दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों को। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने एलिफेंटा जो है मुंबई के समुद्र में स्थित एक द्वीप है,
जो समुद्र तट से लगभग 5 किलोमीटर समुद्र के अंदर है और जहां राष्ट्रकूटों के शासनकाल में एकास्मक पत्थर को काटकर, यानी कि एक पत्थर ही था, उसी को काटकर जो है मंदिर का निर्माण किया गया था। और ये जो है पहाड़ी हाथी के आकार का होने के कारण इसे एलिफेंटा कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है राष्ट्रकूट काल में जो है गुफाओं का निर्माण किया गया जो हिंदू धर्म से संबंधित है। और ये सर्व प्रमुख जो है मूर्ति इसमें शंकर जी की है, जिसमें शिव विवाह का अंकन किया गया है। तो राइट आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है इनमें से? तो वो धर्म कौन सा है? तो वो धर्म हो जाएगा जैन धर्म, ठीक है। धर्म से संबंधित मैंने बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और इस्लाम धर्म, इन सभी धर्मों को एक एक करके 7 नोट्स में पढ़ाया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से उसको देखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो जैन धर्म में क्या था? विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म में जो है किसी भी प्रकार के हिंसा को सर्वथा त्याज्य माना है, तो इसलिए जो है ये हिंसा, विश्व विनाशकारी प्रलय जो होता है ये हिंसा का एक प्रकार का बोध होता है, तो इसलिए जो है जैन धर्म इसको एक्सेप्ट नहीं करता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? ठीक है, अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में बताना है कि कौन सा इसमें क्रम जो है सही है। तो देखिए क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा इनमें से मध्य प्रदेश आ जाएगा अवरोही क्रम में, दूसरे नंबर पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, चौथे नंबर पर बिहार आ जाएगा। यानी कि इनमें से सबसे कम क्षेत्रफल बिहार का है, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का है। तो आपका राइट आंसर में डी पार्ट हो जाएगा 3, 4, 1, 2, ठीक है, 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताना है। भारत के चावल के कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है भारत में? तो भारत में चावल का कटोरा का क्षेत्र कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ठीक है। चावल की फसल के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु तथा 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। और ये सारी चीज़ें जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में चावल के उपज के लिए जो उपयुक्त है और यहाँ पे अनुकूल मौसम मिलता है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? चावल के कटोरे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आकाश में होने वाले अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होते हैं? यानी कि सूर्य निकलने से पहले लगता है कि सूर्य निकले और सूर्य जो अस्त होता है तो लगता है कि अभी अस्त नहीं हुआ है, बाद में अस्त हुआ। तो ये किस घटना के कारण होता है? तो ये होता है अपवर्तन के कारण। आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, अपवर्तन, ठीक है। सूर्य प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके कारण जो है ऐसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार क्या है? एक अग्र गंभीर है या फिर गर्त है या फिर पदस्थली या फिर संप्राय भूम है? छोटा नागपुर पठार के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अग्र गंभीर है, ठीक है, अग्र गंभीर है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। बिहार के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में 150 मीटर की समोच्च रेखा से छोटा नागपुर के पठार का आरंभ होता है और यह रोहतास की कैमूर पहाड़ी के अलावा वो समस्त क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आ जाता है। उत्तर पूर्वी भारत की ओर जो है फैले प्रायद्वीप भारत का यह एक हिस्सा है, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा एक अग्र गंभीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वो भारत के प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया था महात्मा गांधी को? तो ये कहा गया था गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हुए बाद में, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ें इनको आदेश दिया था, कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर क्या होता है? तो जहां पर उष्ण और शीतल जो सागरीय धाराएं होती हैं वो मिलती हैं, वहां पर सबसे ज़्यादा जो है मत्स्यन क्षेत्र यानी मछली निवास करती हैं, मछली के लिए उपयुक्त वो चीज़ें माहौल बन जाता है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा, उष्ण और शीत सागरीय धाराएँ जो है मिलती हैं, ठीक है। तो आंसर इसका राइट हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से लिंगानुपात का सही आरोही क्रम इनमें से बताना है कि कौन सा है? तो इनमें से अगर देखेंगे तो सही आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पंजाब, ठीक है। सबसे कम इसमें से हरियाणा, फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम और सबसे इसमें से ज़्यादा जो है पंजाब का है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो ये होता है अनुच्छेद 170 में। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 ये है, प्रावधान है कि अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से कम तथा 60 से अधिक मिलकर बनेगी। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें राइट ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान किया गया है? तो यह शक्ति प्रदान किया गया है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है, किसको प्रदान किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए डी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो देखिए किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्रीय संसद के द्वारा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 169 उसके तहत जो है दिया गया है कि संसद जो है विधि द्वारा किसी ऐसे राज्य में जहां विधान परिषद नहीं है उस राज्य में विधान परिषद का सृजन तथा जिस राज्य में जो है विधान परिषद विद्यमान है यानी कि है उस राज्य से उसका विघटन कर सकती है। तो राइट आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। कौन सी जनगणना पर जो है स्थानों का आवंटन आधारित किया गया है? तो ये जो है 1971 की जनगणना पर वर्तमान में जो लोकसभा में है प्रत्येक राज्य के स्थानों का जो आवंटन आधारित है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। और इसमें जो है नवीनतम संशोधन के अनुसार 2026 तक इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक संपत्तियों के न्यायशीलता सिद्धांत प्रतिपादन किया था। किसने प्रतिपादन किया था? व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीलता सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी। निम्न में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है? तो मृत्यु गणना की शुरुआत जो है कर्नाटक के राज्य के द्वारा किया गया है। राइट आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नवीनतम जनगणना के अनुसार वर्तमान में अधिकतम और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं इनमें से? तो अगर हम इसमें देखेंगे तो अधिकतम लिंगानुपात कहाँ पर है और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर है? तो अधिकतम लिंगानुपात जो है केरल में है और न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है। तो आपका राइट आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और टोटल अगर देश का लिंगानुपात देखेंगे तो 943 आता है यानी कि 943 है। और सर्वाधिक जो लिंगानुपात केरल में है वहाँ पर 1084 है। ठीक है, और हरियाणा में न्यूनतम 879 लिंगानुपात है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें अगर केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक पूछा जाएगा तो पुडुचेरी का है 1037। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है इनमें से? तो अगर देखा जाएगा तो इसमें जो ब्याज दर होता है ये राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं होता। आंसर इसका आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तो भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो भारत के संविधान के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये देश के शासन के लिए आधारभूत हैं। ठीक है, और ये भाग चौथा भाग में जो है दिया गया है। चौथा भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और इनकी प्रकृति के बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 कहता है कि यद्यपि ये न्यायालय द्वारा जो है प्रवर्तनीय नहीं है फिर भी जो है देश के प्रशासन में मूलभूत समझे जाएंगे तथा राज्यों का जो है कर्तव्य होगा। तो आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता था? तो पंचवर्षीय योजनाओं को अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है स्वीकृति प्रदान करता था। अब पंचवर्षीय योजना की जगह पे नीति आयोग आ गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी पानी वह पानी होता है कि जिसका क्या होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थित रखा जाता है या फिर जिसमें कैल्शियम व पोटेशियम के लिए अवलेय लवण होते हैं या फिर जिसमें हाइड्रोजन का स्थान समस्थानिक ले लेता है या फिर जिसमें ऑक्सीजन का स्थान आइसोटेप ले लेता है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारी पानी किसको कहते हैं? भारी पानी उसको कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है। तो आंसर आपका राइट इसमें डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन की जगह इसमें क्या आ जाता है? ड्यूटेरियम आ जाता है जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक हो जाता है और D2O ये भारी पानी या भारी जल का जो है सूत्र बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? जो प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं वैसे तो देखेंगे तो प्रकाश में 7 रंग नहीं दिखाएगा लेकिन इनके रंगों को 7 रंग देखा जा सकता है। तो किस प्रकार देखा जा सकता है? तो प्रकाश को जो है प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें ए पार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम किसी प्रकाश को
एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसका जो प्रकाश है वो 7 रंगों में विभाजित होकर हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट कहते हैं। और राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, हेलोफाइट। ठीक है, इसको अगर हिंदी में, ये इंग्लिश लिखा हुआ है, हिंदी में अगर देखेंगे तो हिंदी में क्या कहते हैं, लवणो मृदोभिद। ठीक है, लवणो मृदोभिद, तो ये हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में हेलोफाइट कहा जाता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, जीरोफाइट कहा जाता है। ठीक है, और जल में उगने या तैरने वाले पौधों को क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? संवहनी पौधों में पानी ऊपर जो जाता है वो जाइलम के द्वारा जाता है। ठीक है, जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम का कार्य होता है कि पानी को जड़ से पूरे पौधे पर जो है, पूरे पौधे की पत्तियों तक जो है इसका पहुंचाना जल को, ये इसका ये मेन कार्य होता है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। जाइलम जो होता है प्राय इसको कास्ट भी कहा जाता है और ये संवहनीय ऊतक होता है। इसका 2 मुख्य कार्य होता है। पहला होता है जल और खनिज लवणों का संवहन करना और यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो देखिए, श्वेत प्रकाश को नली में अगर पैदा करना है तो इसको तंत्र को गर्म करा जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, वो नली में जो है दिखाई देता है। नली में जो भरा आर्गन गैस होता है तथा पारे की वाष्प होता है, उसमें विद्युत विसर्जन जब प्रारंभ होता है तो दोनों तंत्र काफ़ी गर्म हो चुके हों, तभी जो है गर्म होने के बाद नली में जो है श्वेत प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। तो आपका राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध क्या है? गोल्डन आवर का संबंध होता है हृदयाघात से संबंधित है। बेसिकली आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और हृदयाघात होने के पश्चात जो पहला घंटा होता है मरीज के लिए बेहद कीमती होता है। अगर इसी समय के भीतर मरीज अस्पताल पहुंच जाता है तो उसके ठीक होने की संभावना क्या होता है, बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो है हृदयाघात के प्रथम घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है। राइट आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इनमें से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा गया है। तो देखिए, बर्फ के घन का पिघलना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं, जबकि ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, गैसोलीन का क्वथन, ये भी भौतिक परिवर्तन। किसी अंडे का तला जाना, ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन है। किसी अंडे का जो तला जाना प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। लोहे की किसी कील का चुंबक के प्रति आकर्षण, ये भी जो है रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन के अनुदाहरण की बात करें तो लोहे में जो जंग लगना, दूध से दही का बनना, बादलों का बनना, और ये दूध से दही का बनना, लोहे में जो जंग लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के अनुदाहरण है। जबकि बादलों का बनना, चीनी का जल में विलयन आदि क्या है, ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। तो आपका इसमें राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। 20 वर्ष की आयु में मनुष्य शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है लगभग? तो हड्डियों की संख्या टोटल 206 होती हैं वयस्क में, और शिशु अवस्था यानी कि बच्चों में जो है 300 प्लस हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो ये याद रखिएगा। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है और एक किस फसल का रोग है? सफ़ेद कीट। ठीक है, सफ़ेद कीट जो है ये रोग होता है सरसों का। राइट आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा, सरसों। ब्लैक हार्ट किस फसल की प्रमुख दैहिक व्याधि है? ब्लैक हार्ट जो है ये एक प्रकार का ये रोग है और ये किस फसल का है रोग है? तो ये जो है आलू का रोग होता है। आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, आलू। ठीक है, आलू में जो है ब्लैक हार्ट की बीमारी ऑक्सीजन की कमी के भंडारण के कारण होता है और ये एक दैहिक बीमारी होती है जिसमें आलू का क्या होता है, हरा हरा कलर टाइप का हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगूर में पाया जाने वाला सशक्त कार्बनिक अम्ल कौन सा होता है? तो अंगूर में जो पाया जाने वाला कार्बनिक अम्ल है उसको टारटेरिक अम्ल कहते हैं। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, टारटेरिक अम्ल। ठीक है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? गरुड़ जो है एक प्रकार का नेवल एयर स्टेशन है, ये कहाँ पर स्थित है? तो नेवल एयर स्टेशन जो है ये कोचीन में स्थित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, कोचीन। ठीक है, नौसेना का पहला UAV स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना में जो है मानव रहित विमान का पहला स्क्वाड्रन कोचीन में स्थित गरुड़ नौसैनिक अड्डे पर किया है। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अवक्रमणीय नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक जैव अवक्रमणीय नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा साबुन। ठीक है, साबुन जो होता है वो जैव अवक्रमणीय नहीं होता है। जैव अवक्रमणीय उन पदार्थों को कहा जाता है जिनका किण्वन जो है जीवाणुओं द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि घरेलू मलमूत्र हुआ, लैब अपमार्जक है, पौधों की पत्तियां हैं, सब क्या हैं? जैव अवक्रमणीय हैं। तो राइट आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा?
सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो रक्त को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? रक्त कैंसर को, ठीक है, रक्त कैंसर जो होता है उसको नियंत्रित करने के लिए जो रेडियोधर्मी समस्थानिक उपयोग किया जाता है वो क्या होता है? तो राइट आंसर इसमें आ जाएगा फास्फोरस 32। फास्फोरस जो 32 है इसका उपयोग जो है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा फास्फोरस 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में तैरती सब्जियों की खेती कहाँ पर की जाती है? तो भारत में तैरती सब्जियों की खेती जो है ये किया जाता है डल झील में, जो कि कश्मीर में पड़ता है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अधिकतर जो है ग्रीष्म ऋतु की सब्जियाँ जो है श्रीनगर भेजी जाती हैं और इसमें क्या है तैरती हुई सब्जियाँ की खेती की जाती है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो भारत में कृषि योग्य भूमि का उत्तर प्रदेश में अगर बात करेंगे तो 19% है। ठीक है, 19% है टोटल। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा 19%। ठीक है, यूनेस्को की कार्य भाषाएँ कौन कौन सी हैं? यूनेस्को की कार्य भाषा की बात करेंगे तो यूनेस्को में अंग्रेजी और फ्रेंच ये 2 कार्य भाषाएँ हैं। राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है यूनेस्को का पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं? इनमें से तो इनमें से कौन सा भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं? तो वह चिल्का झील। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मानस अभ्यारण्य जो दिया गया है ये असम में बारपेट जिले में है और यहाँ पे जो है एक बाघ के अतिरिक्त यहाँ पे गैंडा, जंगली भैंसा, हाथी को भी यहाँ पे संरक्षण प्राप्त है। दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। चांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सॉरी, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क ये उड़ीसा में है। सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। सरिस्का नेशनल पार्क ये राजस्थान। इंद्रावती नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं। और चिल्का एक आर्द्र भूमि क्षेत्र है। तो आपका इसमें राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र किस जिला में है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है तो उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान जो है मोदीपुरम मेरठ में है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा मेरठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइफ डिवाइन इस पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन के पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा आंसर अरविंद घोष। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है और ये किससे संबंधित है? इसका उद्देश्य क्या है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था 1945 में जब समाप्त हुआ, 1939 में स्टार्ट हुआ था, तब उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। वो देश जो लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स यानी कि फाटअप की ग्रे लिस्ट में बरकरार है, वो कौन सा देश है? तो वो है पाकिस्तान। आंसर सी पार्ट हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें से अस्थायी नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद जो है उसमें से जापान इनमें से जो है अस्थायी देश नहीं है। बाकी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। इनमें से 3 दिया गया है और बाकी इसमें रूस और चीन ये 2 और हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से 5 अस्थायी सदस्य हैं, रूस और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन। बाकी जापान इसमें अस्थायी सदस्य नहीं, तो आपका आंसर इसमें जापान हो जाएगा। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में 43 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो पेंशन सूचकांक 2021 में 43 देशों की सूची में भारत का इसमें 40 स्थान है, यानी कि 40वां स्थान है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा 40वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बंदुला वर्णपुरा एक बीमारी के कारण निधन हो गया। ठीक है, वो किस देश के प्रथम टेस्ट कप्तान थे? ठीक है, बंदुला वर्णपुरा, तो ये जो है ये श्रीलंका के प्रथम टेस्ट कप्तान थे जिनका जो है बीमारी के कारण अभी हाल ही में निधन हो गया। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। इसके बाद ये था इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 7। आज के
जो आगे वाला वीडियो होगा वो लास्ट इस बुक का जीके का प्रैक्टिस सेट होगा, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहेगा। आज का वीडियो पर निकलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।